नाउ गिवन हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बात करेंगे बेटा हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। सो आफ्टर प्रोजेक्शंस आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप इसमें काम कर सको, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है एंड एवरीथिंग, ये चीज़ आएंगी आपकी। क्या होता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? पहली चीज़ ये बता सकता कोई भी, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? टेल मी, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, बट दे आर डिफर इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, और एक बात और लिखते हैं हम लोग कि सेम जो होती है इनकी कनेक्टिविटी भी होती है, सेम कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट से वो जुड़ रहे हैं वो भी सेम है, सेम कनेक्टिविटी। डिफर कहाँ होते हैं? डिफर होते हैं, डिफर टुवर्ड्स द बिहेवियर ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति डिफरेंट होगा, मतलब ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। एंड डिफर टुवर्ड्स द बिहेवियर ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है बेटा? उसको हम बोलते हैं पीपीएल। ठीक है, अब इस पीपीएल को समझते हैं। देखो होता क्या है, जैसे कि आपने एक सोर्स लिया, इस सोर्स से जो लाइट आएगी दैट लाइट इज पॉलीक्रोमैटिक, मतलब वो हर डायरेक्शन में मूव करेगी। इस लाइट को बोलते हैं हम लोग पॉलीक्रोमैटिक। जैसे कि आपकी सनलाइट होगी, इसको हम लोग एक स्लिट से पास करवा देते हैं। ठीक है, स्लिट से पास करवाएंगे और फिर इसको पास करवाते हैं एक निकोल प्रिज्म से। दिस इज निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म को कैल्सिसाइट भी कहा जाता है, जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे इसे पास करवाएंगे तो लाइट जो आएगी अब आगे वो कैसी हो जाएगी? मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल वेवलेंथ के। पहले बहुत सारी वेवलेंथ की थी, तो इसने रेक्टिफाइड कर दिया, एक तरह से फिल्टर कर दिया इस लाइट को। तो अब जो लाइट कहलाएगी वो मोनोक्रोमेटिक होगी, जिसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, या इसको पीपीएल नाम देते हैं। ठीक है, अब इसको पास करवाएंगे किससे? एक पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर से। इस पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर इसको बोला जाता है पोलैरिमीटर ट्यूब। इस पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर भरा होता है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, जैसे इसे पास करवाएंगे लाइट को, तो लाइट की 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देगा, या फिर वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो अगर क्लॉकवाइज घूमती है लाइट, क्लॉकवाइज घूमती है लाइट, ये किसको मूव करवाया इसने? मोनोक्रोमेटिक लाइट को। अगर उसको ऐसे घुमा दिया इसने तो क्या लाएगा ये? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम स्मॉल डी और प्लस से शो करेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेवो रोटेटरी, जिसको हम एल और माइनस से शो करेंगे। ठीक है, फटाफट लिख लो इस बात को भी। नाउ सी, तो ये बात याद रखना बेटा कि डी और एल जो फॉर्म होता है, जो रोटेशन होता है, इट इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल।
इट इज 100% एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, हम नहीं बता सकते विदाउट एक्सपेरिमेंट की डी फॉर्म था कि एल फॉर्म था। अब यहाँ पे सारी बात अटक गई है इस चीज़ पर कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या है। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को सीखने के लिए पहले आपको कायरल सेंटर समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कायरल सेंटर। नाउ सी, कायरल सेंटर क्या होता है, लिखिए नया हेडिंग, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, ठीक है। कायरल का मतलब इफ अ कार्बन और एटम इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप। जब कोई भी एटम XYZ एटम, अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कायरल एटम कहलाएगा। इसका एक और नाम होता है असिमेट्रिकल सेंटर भी कहते हैं इसको, असिमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, अगर कोई भी एटम अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ABDE, अगर 4 डिफरेंट एटम अटैच है तो दिस सेंटर इज कॉल्ड एज कायरल सेंटर। और अगर ये कार्बन है तो हम इसको कायरल कार्बन कह देंगे। बात क्लियर हुई? तो आपको अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दूं तो आप उसमें कायरल सेंटर बता सकते हैं। हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट, लेट्स सी। नाउ टेल मी हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर बात करें कितने कायरल सेंटर होंगे? क्या इस कार्बन पे होंगे? इधर H आ गया, इधर H आ गया, सेम ग्रुप नहीं होंगे। इधर भी HH, इधर भी HH, इधर भी HH। यहाँ बात करते हैं, देखो बेटा, ये कायरल सेंटर होगा, ये कायरल सेंटर होगा। कैसे है जरा समझो। एक सॉरी, एक तरफ CH3, एक तरफ H, दूसरी तरफ क्या है, कार्बन है। ठीक है, और इस साइड क्या, देखो कंपेयर कैसे करना है, कार्बन है, इधर भी कार्बन है, सेम चीज़ आ गई। उसके बाद आगे आओ, इसके पास H है, इसके पास भी H है। फिर आगे आओ, इसके पास H है, इसके पास F है। डिफरेंस आ गया, समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पर भी कंपेयर करना हो तो 2 डिफरेंट दिख रहे हैं। तीसरा बात करें, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, नहीं बता सकते। इधर बात करेंगे, इधर H है, इधर भी H है, नहीं बता सकेंगे। फिर देखेंगे, इधर H है और उधर CH3 है, तो डिफरेंस आ गया। तो इस आधार पे बात कर लो। इस पे बात करें, कायरल है, जरा ध्यान से देखो, एक ग्रुप अलग, दूसरा ग्रुप अलग। यहाँ देखो ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 18 है, दोनों आइसोटोपिक फॉर्म है। आइसोटोपिक फॉर्म में तो डिफरेंट है ना वो। इस पे बात करें, कायरल सेंटर है या नहीं है? इसके बाद जो 3 ग्रुप दिख रहे हैं, OH, H और CH3, लोन पेयर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप विद 0 प्रायोरिटी। ठीक है, बताया था ना। तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना। लोन पेयर ऑल्सो ट्रीटेड एज, लोन पेयर ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप with least priority, with least priority। ठीक है, इसमें बात करें, यहाँ तो चारों ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं, नाइट्रोजन है। इस पे बात करें, फॉस्फरस है, उधर एक अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, इधर ग्रुप, इधर ग्रुप। इससे मतलब नहीं होता कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ग्रुप्स देखे जाएंगे आपके। इस पर नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि 2 लोन पेयर्स आ गए, क्योंकि सेम कराइटस है। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा समझ में। अब हेडिंग डालो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images। ठीक है बेटा, द इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोज टू ईच अदर, ऐसी इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर ब्लेंड नहीं होती, मिक्स नहीं होती। जैसे कि ए का बनाएंगे, ये क्या एक दूसरे के ऊपर मिक्स होंगी? जैसे कि एम का बनाएंगे, यही बनेगा। जैसे कि पी का बनाते हैं,
तो इन तीनों में से नॉन सुपर इंपोजेबल इमेज कौन सी है और सुपर इंपोज कौन सी है? सुपर इंपोज कौन सी है और नॉन सुपर इंपोज कौन सी है? बेटा इसको उठा के इस पे रख दो, क्या दोनों में डिफरेंस आया? नहीं। अगर दोनों में डिफरेंस नहीं आ रहा तो ऐसी इमेज कहा जाती है सुपर इंपोजेबल। ऐसी इमेज को क्या बोलेंगे हम लोग? सुपर इंपोजेबल इमेजेस। और अगर इसको उठा के इस पर रखेंगे तो क्या सुपर इंपोज होंगी? नहीं। तो ऐसी इमेज को कहेंगे हम लोग नॉन सुपर इंपोजेबल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है आपको कि अ कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल आर, कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव माने जाते हैं। लेकिन हर वक्त ये बात सही नहीं होती। आप एनेंशियोमेरिज्म को समझाते हो कि द मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल टू ईच अदर, ठीक है, लेकिन जब रेसिमिक मिक्सचर की बात करते हैं क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगी? पहली बात तो क्या मिरर इमेजेस होंगी? तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा बेंजीन कैसा होगा? अगर बेंजीन बनाऊंगा, मिरर इमेज लोगे, सुपर इंपोज है नॉन सुपर इंपोज है? अरे भैया अंदर का पाई बॉन्ड जो है वो तो रोटेशन में है, तो इधर भी रोटेशन में रहेगा, कैसा होगा? सुपर इंपोज। अभी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव पे बात ही मत करो, अभी इंपोजेबल और नॉन इंपोजेबल समझ लो बस, कि इंपोज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक स्टेटमेंट जरूर लिख सकते हैं हम लोग, अ कंपाउंड हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर, एक ही कायरल सेंटर हो, सिर्फ एक, एंड इज नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल टू ईच अदर, आर ऑलवेज कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि वो लाइट को बेंड करवा सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है बेटा? लाइट को बेंड करवा सकता है, ईदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, नोट डाउन। नाउ अब आती है बात, 4 स्टेटमेंट्स बोलते हैं बेटा हम लोग। उन 4 स्टेटमेंट का मतलब क्या क्या है, फटाफट इन बात को भी देख लो। पहली चीज है, अगर कहीं पे कायरल सेंटर मिल गया, कायरल सेंटर, तो इसका मतलब कैसा होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर कहीं पे अकायरल सेंटर मिल गया तो वो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कहीं पे सिमेट्रिकल कंपाउंड मिल गया, अगर कहीं पर हमें सिमेट्रिकल कंपाउंड मिल गया और अगर असिमेट्रिकल कंपाउंड मिल गया तो बताते जाओ क्या क्या होता जाएगा। अगर कहीं पे सिमेट्रिकल कंपाउंड मिला, ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर असिमेट्रिकल मिला तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब कि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट, पीपीएल लाइट के प्रति मूव कर सकता है। अब आती है बेटा टाइप्स ऑफ सिमेट्री। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के कितने टाइप्स हैं? बेसिकली फर्स्ट आ जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम पीओएस कहेंगे। दूसरी आ जाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम सीओएस कहेंगे। तीसरा आ जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसको एओएस कहेंगे। चौथा आ जाता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको हम एएओएस कहेंगे। अच्छा एक और चीज़, ये चारों सिमेट्रीज यूज़ होती हैं आपके सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी ये चीज़ आएंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है,
वन मोर थिंग, जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, दिस इज नॉट यूज इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रहेगा, नोट डाउन दिस, कि अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, दिस वन एक्सेस ऑफ सिमेट्री, नोट डाल के लिख लेना इस बात को, दैट इज AOS इज नॉट यूज्ड इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इस बात का यूज नहीं करेंगे हम। और एक और चीज, अगर ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर POS और COS नहीं है तो 100% श्योर है उसके अंदर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। इफ इन एनी कंपाउंड, दूसरा पॉइंट यहां पे लिख लेना, इफ इन एनी कंपाउंड इन विच नो POS and no COS, then it's 100% sure that there is no AAOS। तो अल्टीमेटली आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? हाँ जी, सिर्फ दो चीज़ों का, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिर्फ ये दो चीज़ चेक करो और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बता दो कि ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। नोट डाउन फास्ट। सर AOS कम यूज करेंगे नहीं? अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। नहीं, AOS कम यूज करेंगे नहीं, हाँ है ना? और ऊपर की दो होंगी नहीं तो चौथी नहीं होगी, हाँ, तो तीसरी होगी। ये तो यूज़ होती नहीं है ना, हाँ, तो ये तो बात ही खत्म। अगर ऊपर की दो नहीं है तो ये भी नहीं है, मतलब ये दोनों ही खत्म। तो मतलब चेक किसे करना है? सिर्फ इन दोनों को चेक करना है। फिर होगी क्या वो? और जो ऊपर की दो ही नहीं हुई तो? अगर ऊपर की दो नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। मैंने एक बात कही है कि ऑप्टिकल एक्टिव पता करने के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं, सिर्फ दो चीज़ चेक करेंगे। अभी लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, लिखिए, इफ इन अ कंपाउंड देयर इज नो POS एंड COS। अगर किसी कंपाउंड में POS और COS नहीं है तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है। बेटा याद रखना, अगर किसी में भी कोई सिमेट्री मिल गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सिमेट्री मिल गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है जी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, इफ इन अ कंपाउंड देयर इज नो POS एंड नो COS, then it is optically active compound, उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज कायरल और असिमेट्रिकल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम कायरल भी कह सकते हैं। सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज कायरल और असिमेट्रिकल कंपाउंड। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है भाई, AOS तो वैसे चला गया, अगर POS और COS नहीं है तो इसका मतलब AOS भी चला गया, और अगर POS और COS नहीं है तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब लाइट घुमाने की क्षमता रखेगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर किसी कंपाउंड में POS और COS में से कोई भी एक या दोनों प्रेजेंट है, अगर किसी कंपाउंड में इफ इन अ कंपाउंड POS और COS इज प्रेजेंट, तो क्या होगा बेटा? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे अकायरल और सिमेट्रिकल कंपाउंड, क्योंकि सिमेट्री पाएगी। तो सच कंपाउंड are called as symmetrical, और क्या कहेंगे? अकायरल कंपाउंड। समझ में आ गई बात बेटा? तो हमें चेक क्या करना है कि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ सी, फर्स्ट हम बात करेंगे POS की। POS में क्या देखेंगे बेटा? हम बस एक बात का चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्लेन पे काटने पे किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी कंपाउंड को अगर दो इक्वल हाफ में कट जाता है, मतलब दो इक्वल मिरर इमेजेस बन जाती हैं, तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा।
और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब इस बात को ऐसे समझो बेटा कि ये एक लाइन ली, ठीक है, ये ऐसे मान लो दिस इज अ लाइन और इसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से काट दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी x हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी x हो गई। तो अगर दोनों तरफ इक्वल हाफ डिस्टेंस है तो हम बोलेंगे कि इसमें POS है। समझ में आ गई बात? तो इसको काट के देखते हैं बेटा, इसको काट के देखेंगे तो ये वाला जो प्लेन है इसमें ये सेंटर पॉइंट अगर इसका आता है तो इक्वल हाफ में कट रहा है, मिरर इमेजेस बन रही एक दूसरे की, तो इसका मतलब इसमें POS है या नहीं? इसमें चेक करो क्या POS है या नहीं है। देखो जरा बेटा, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली ढंग से बनाओ, ऐसा है। अगर मैं ऐसे काटता हूं तो POS है भाई, ऐसे काटोगे तो POS है। अगर आप ऐसे काटते हो तो क्या ये डिस्टेंस सेम मिलेंगे? ये नहीं मिलेगा सेम। तो इसका मतलब इसमें नो POS, कोई भी POS नहीं है इसमें। ऐसे काटने पे है, ऐसे काटने पे है। डायगनली काटोगे तो वो तो लाइन ही काट दिया तुमने, सिमेट्री तो वो नीचे, इसमें इक्वल हाफ में काटा जाए। इसमें बात करो जो मेन कहानी आ रही है आपकी, कहाँ कहाँ POS दिख रहा है, कहाँ कहाँ COS दिख रहा है आपको, आप समझ पा रहे हो? इन फ्रंट ऑफ यू, बैक ऑफ यू, डैश पीछे की तरफ, वेज आगे की तरफ। तो काट के देखो जरा इसमें, अगर मैं इस प्लेन पे काटता हूं बेटा तो POS है, क्योंकि देखो आगे की तरफ है दोनों चीज, दोनों कंपाउंड, POS है। अगर मैं इस प्लेन पे काटता हूं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, POS मिलेगा? नो POS। अगर मैं इस तरह से काटता हूं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, देयर इज नो POS। अगर एक भी नो POS मिल गया, ऑप्टिकली एक्टिव शो कर जाएगा वहां से। समझ में आ गया? POS होने के लिए सारा स्ट्रक्चर POS होना चाहिए, किसी भी प्लेन पे काटो उसको। अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है वो। इसकी बात करें बेटा, अगर इस प्लेन से काटेंगे POS है, दोनों आपकी तरफ है तो POS होगा। इस प्लेन पे काटोगे, एक आपकी तरफ और एक पीछे की तरफ है, तो इसका मतलब इसमें नो POS। तो ऑप्टिकली एक्टिव बता पाओगे आप? सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करेंगे? हमें बस एक चीज चेक करना है कि एवरी एटम, चेक एवरी एटम फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। तो हर एक एटम का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस आएगा सभी एटम का इक्वल अगर मिलता है तो उसे कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें चेक करो क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है? इसमें चेक करो बेटा, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला CH3, तो इसका मतलब यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री मिली मेरे को, तो इसका मतलब ये COS है। अगर COS है तो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, नोट डाउन दिस। एंड अब हेडिंग डाल लो नॉमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। नॉमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। नाउ R एंड S नॉमेनक्लेचर पे। तो देखिए बेटा, सबसे पहला इसमें कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलोअप कीजिए, आपको काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। तो जो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं वो किस में बात कर रहे हैं? फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता था बेटा? फिशर प्रोजेक्शन बताओ, ऐसा है ना?
तो सेंट्रल एक एटम मान ले और यहाँ पे ग्रुप मान ले A B C D। C ना मान के इसको D और E मान लो क्योंकि यहाँ कार्बन इटसेल्फ होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रायोरिटी चेक करते हैं। 1 नंबर जो होगा, 1 नंबर वो देंगे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी को, हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। और जो 4 नंबर होगा वो होगा लीस्ट प्रायोरिटी का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये बात याद रखना, किस पे बात होगी, एटॉमिक मास पे बात होगी। तो एटॉमिक मास पे अगर बात करूँ, जैसे मान लो एक रैंडमली 1 इसको मान लिया, 2 इसको मान लिया, 3 इसको मान लिया एंड 4 इसको मान लिया, ठीक है। तो मूवमेंट कैसा हो गया, बस इसी आधार पे बात करना है। अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज गया, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज गया तो R, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज गया, देखो इधर याद रहेगा, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज गया तो R से याद रह जाएगा, R के अंदर क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। S को मत बना लेना ऐसे कि S क्लॉकवाइज हो गया तो R हो गया ना, तो R को क्लॉकवाइज बनाना, R इज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा, R होगा, और अगर S है तो एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आ गई बात बेटा। अब इसमें 4 रूल्स कौन कौन से हैं वो समझिए। पहला रूल, हमें सिर्फ चेक करना है लीस्ट प्रायोरिटी का कि वो कहां पर है। इफ द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन, इफ द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब ये, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहाँ पे H ले लिया, वर्टिकल लाइन आ गई, NH2 ले लिया आपने, इस साइड पे कोई ग्रुप मान लो, CLI कुछ भी मान लो। ऑर्डर डिसाइड करना, ऑर्डर लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे कोई लोचा नहीं है, वर्टिकल लाइन पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लीस्ट प्रायोरिटी का होगा कैसे, सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट की बात करें तो फर्स्ट ये आ गया, फिर आ गया सेकंड ये, फिर आ गया थर्ड ये। फिर आयोडीन का एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात, ठीक है। ये जो चीज़ चेक की जाती है ना, ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, करेक्ट बोला जाए तो एटॉमिक मास के बेसिस पे बोलते हैं, कई लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बोलते हैं, लेकिन वहाँ चेक मत करना, क्योंकि अगर आइसोटोपिक फॉर्म आ गया तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया वहाँ। समझ में आ गई। तो एटॉमिक नंबर चेक कर सकते हो अगर आइसोटोपिक फॉर्म नहीं है, लेकिन हमेशा चेक क्या करना चाहिए, एटॉमिक मासेस को, ठीक है। हाँ जी। तो अगर मेरा जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पर है तो मूव कैसे करें, 1 to 2, 2 से 3, फिर 3 से 1। लीस्ट प्रायोरिटी को हटा दो, फिर बाकी देखो मूवमेंट कैसा है। तो मूवमेंट कैसा हुआ, तो इसका मतलब कौन सा ये हुआ, R। समझ में आ गई बात, नोट डाउन दिस फास्ट। बस ये रूल्स बताऊंगा आज। नाउ सी रूल्स क्या कह रहे हैं, सिर्फ 2 रूल याद रखने हैं। 4 बुक में जो रूल्स दे रखे हैं वो याद नहीं रखने हमें काम से मतलब है फटाफट से काम हो आपका, सीधी सी बात। तो सेकंड रूल ये कहता है कि इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन, कहां पे आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया, देन R should be treated as S and S should be treated as R। बात खत्म, ठीक है। जैसे देखो कोई ऐसा ग्रुप ले लो, H यहाँ पे ले ले, CH3 यहाँ पे ले ले, I यहाँ पे ले ले, Br यहाँ पे ले ले, कुछ भी मान लो। अब जरा प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करो, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। पहले बुक की लैंग्वेज बताता हूँ, बुक में क्या कहते हैं, बुक में क्या कहते हैं, बुक में ये कहते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल पे मिल गया तो 90 डिग्री का एंगल दो बेटा। 90 डिग्री का एंगल मतलब ये इधर आ गया, 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 बुक के अकॉर्डिंग ये। तो 90 डिग्री का एंगल दोगे तो क्या होगा, H यहाँ पे आ जाएगा, I यहाँ पे आ जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा और
CH3 यहाँ पे आ गया, दिस इज 90 डिग्री की रोटेशन, इसे बोलेंगे 90 डिग्री रोटेशन। क्लियर है बेटा? ठीक है। अगर वर्टिकल पे टॉप पे आ गया तो 180 डिग्री का रोटेशन करवाते हैं। अब जरा देखिए, लीस्ट ग्रुप बॉटम पर है, चेक करो अपने अपना। अब देखो 1 इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा, रोटेशन कौन सा हुआ? मतलब एस हुआ। अब मैंने जो कहा उसके अकॉर्डिंग चेक कीजिए बेटा, मैंने जो कहा उसके अकॉर्डिंग चेक कीजिए। ये तो बुक की लैंग्वेज थी। अब अगर हॉरिजॉन्टल पे कहीं पे मिल जाता है हमें, तो उस केस में 1 2 3 घूमे, कैसा दिख रहा है बेटा? मतलब ये ऐसा है ना, तो मतलब कैसा है? आर शुड बी ट्रीटेड एज। क्या तुम्हें रोटेशन करने की जरूरत पड़ी? तो तुम्हें कौन सा सही लगता है, बुक वाला ये वाला? बुक वाले में 4 रूल पढ़ने पड़ जाएंगे बेटा, लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे, बॉटम पे। तो एंगल रोटेशन करते रह जाओगे, कहानी बिगड़ती चली जाएगी। तो सीधी सीधी बात ये है। करेक्ट? 2 रूल्स खत्म, बस 2 ही रूल्स है। अब एक और चीज समझो, तो हम इसको कभी फॉलो नहीं करेंगे जी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा पता करना। ये आर है कि एस है? इज इट आर और एस? इट इज अकॉर्डिंग टू CIP, कॉन्ग इन गोल्ड प्रोलॉन्ग रूल। यहाँ पे CIP रूल लागू करते हैं। CIP रूल क्या होता है, शॉर्ट में समझो, वो भी ट्रिकी। अगर कहीं पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, ट्रीट एज 3, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब यहां पे CHO लिखा है, CHO का मतलब C डबल बॉन्ड O और H, डबल बॉन्ड है, ट्रीट एज 2, उसको 2 बार समझो, COOH। यहां CH3 है, CHHH, और लास्ट क्या है बेटा? मैं यहां पे लिख देता हूं CIP रूल, C2H5 है, C2H5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, CH2 CH3। तो इसका मतलब कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर CH3 है। अगर और ज़्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ी तो उसको भी खोल देंगे। अब चेक करते हैं जरा, कौन 1 पे है, कौन 2 पर है। देखो कार्बन के आधार पे तो नहीं बता पाएंगे, सब जगह कॉमन हो गया जी, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा वेट का ना उसको चेक करो। यहाँ सबसे ज़्यादा वेट का हाइड्रोजन, यहाँ सबसे ज़्यादा वेट का ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ पर कार्बन। तो हाइड्रोजन का तो 1 सबसे कम हो गया, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और कार्बन का 12। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन हुआ? ऑक्सीजन हुआ, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद और उसके बाद। डिसाइड हो गया ना, यहीं पर हो गया ना। दिस इज कॉल्ड CIP रूल। पल्ले पड़ गया CIP रूल क्या है? तो सबसे ज़्यादा किसका मिला बेटा? CHO। तो नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 किसको मिलेगा? CN, नंबर 3 किसको मिलेगा? और लास्ट इसको मिला। कहानी देखिए बेटा, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आ रहा है मेरा? तो ट्रीटेड एज उल्टा पुल्टा, जो मिलेगा वो नहीं होगा, दूसरा होगा। तो जरा देख लेते हैं क्या है। 1 2 3, 1 से 3 की तरफ घुमा दो, कैसा दिख रहा है बेटा? क्लॉकवाइज, मतलब होना क्या चाहिए था? R, बट R नहीं है, इट इज ट्रीटेड एज S। आंसर इज S। बात समझ में आ गई या नहीं आई? इतना सा है बस RS, और पता नहीं क्या बनाते रहते हैं लोग, क्यों डरते रहते हैं, भगवान जाने इसके लिए।